नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका विषय होगा हिंदी भाषा और उसका विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नज़र डालेंगे, पर उससे पहले भाषा के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान काफ़ी ज़्यादा विभक्त हैं और वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। और संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है। अब वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं? पहला तो है आकृति मूलक वर्गीकरण। पहला है क्या? आकृति मूलक वर्गीकरण। और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। चलिए इसको लिख लेते हैं, वर्गीकरण। और हमने अभी अभी इस चीज़ पे चर्चा की कि पहला वर्गीकरण जो है वो है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा जो है वो है हमारा पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है। अब देखा जाए तो आकृति मूलक वर्गीकरण का जो आधार है, अगर हम आधार के बारे में बात करें तो आकृति मूलक का जो आधार है वो है रचना तत्व। रचना तत्व मतलब कि वाक्य और पद रचना इसके अंदर आ सकते हैं। दूसरा है हमारा पारिवारिक। तो पारिवारिक में ऐसा है कि रचना तत्व तो होंगे ही होंगे, साथ में अर्थ तत्व भी होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं, रचना तत्व और अर्थ तत्व। ठीक है। अब आगे आकृति मूलक जो है उसके कई अन्य नाम भी हैं और वैसे ही पारिवारिक मूलक के भी पारिवारिक वर्गीकरण के भी कुछ और अन्य नाम है या फिर उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अन्य नाम पर भी चर्चा करते हैं, थोड़ा नज़र डाल देते हैं। अन्य नाम भाई क्या है देख लेते हैं। तो आकृति मूलक जो है उसको हम लोग रूपात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं। उसके अलावा आकृति मूलक को रचनात्मक रचनात्मक वर्गीकरण भी बोला जाता है। चलिए इसको मैं सेपरेट करने के लिए बीच में एक लाइन सा बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमने पढ़ा रूपात्मक और रचनात्मक। इसके अलावा और क्या नाम दिया जाता है इसको? हाँ, तो आकृति मूलक को व्याकरणिक भी बोला जाता है, व्याकरणिक वर्गीकरण भी बोला जाता है। ठीक है। और कुछ नाम है क्या भाई? हाँ है। इसको वाक्यात्मक वर्गीकरण भी बोला जाता है, वाक्यात्मक वर्गीकरण भी बोला जाता है। और इसको ही पदात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं, पदात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं। और अगर कोई बोले ना कि पदाश्रित वर्गीकरण, तो आकृति मूलक ही होता है, तो इसको और क्या बोलते हैं? पदाश्रित वर्गीकरण, पदाश्रित वर्गीकरण भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे आकृति मूलक के कुछ अन्य नाम थे, वैसे पारिवारिक को भी अलग नाम से जाना जाता होगा। तो चलिए भाई उसको भी देखते हैं। तो पारिवारिक वर्गीकरण के कुछ अन्य नाम जो हैं वो हैं, इसको वंशात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशात्मक। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? अरे भाई परिवार है तो वंश कुछ थोड़ा एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा है ना, वैसे ही तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पारिवारिक वंशात्मक, वंशात्मक वर्गीकरण। अगर कहीं पर आपको बोले वंशानुक्रमिक, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, ठीक है, तो भी वो कौन सा वर्गीकरण होगा? पारिवारिक वर्गीकरण। अगर कोई बोले कुलात्मक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण,
तो कौन सा होगा? वो पारिवारिक वर्गीकरण। और सब तो सेम ही लग रहे हैं यार, वंश, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, है ना। और कोई बोलेगा ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण, ठीक है, तो भी कौन सा होगा? पारिवारिक वर्गीकरण ही होगा ये, ठीक है। अच्छी बात है। चलो अब कुछ उल्लेखनीय बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। उल्लेखनीय जो बिंदुएं हैं, बिंदु, तो विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने किया था? सबसे पहली बार जो किया था वो किया था फर्स्ट टाइम, अगर देखा जाए प्रथम बार जो किया, जिसने किया था वो थे प्रोफेसर स्लेगल। याद रखना, प्रोफेसर स्लेगल, ठीक है। इसके बाद आकृति मूलक वर्गीकरण को ना दो और भाग में बांटा जा सकता है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है, अगर इसको दो भागों में हम बांट दें आकृति मूलक को, तो वो हो गए हमारे चलो, वो होंगे हमारे अयोगात्मक, अयोगात्मक भाषा, और दूसरा, अगर दूसरा जो इसका भाग होगा, दूसरा भाग मतलब इस भाषा को अगर दो भागों में बांटे, दूसरा भाग जो होगा वो होगा हमारा योगात्मक भाषा, योगात्मक भाषा, ठीक है। तो दो भागों में बांटने पर कौन कौन से? अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा, ठीक है। चलिए, हमारा आकृति मूलक वर्गीकरण तो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम पारिवारिक वर्गीकरण के उल्लेखनीय बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पारिवारिक वर्गीकरण में 6 बातों को आधार बनाया जाता है, ठीक है। 6 बातों को आधार बनाया जाता है, 6 बातों को आधार बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर बोला था रचना तत्व, आकृति मूलक में रचना तत्व, पारिवारिक में मैंने बोला रचना तत्व धन अर्थ तत्व। तो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, आकृति मूलक में जो रचना तत्व है, ठीक है, वो जो है उसमें वाक्य और पद रचना, इसमें अगर इसको देख, इस पे जाएं तो वाक्य रचना और पद रचना, ठीक है। पद रचना, इसको वाक्य रचना ऐसा लिख लेता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ, वाक्य रचना और पद रचना, ठीक है। पद रचना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यार, वाक्य रचना और पद रचना, ठीक है। अब पारिवारिक वर्गीकरण में जब मैं बात किया था तो बोला था कि रचना तत्व धन अर्थ तत्व, दो बोला था। तो उनको एक साथ अगर मिला करके हम लिखें तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी उसमें? जो अगर रचना तत्व इसमें आता है, इसका मतलब है कि पद रचना और वाक्य रचना तो आएगा ही आएगा। तो चलो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पद रचना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने बोला था रचना तत्व होते हैं इसके आधार में और दूसरा अर्थ तत्व होता है, ठीक है। तो पद रचना तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा भाई? वाक्य रचना आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 4 और चीज क्या आएंगी? वो आएंगी ध्वनि, अर्थ, ठीक है, शब्द और स्थानिक समीपता, स्थानिक समीपता, ठीक है। ये 6 जो बातें हैं वो इसकी आधार बनती है पारिवारिक की।
तो मुझे लगता है कि हमने वर्गीकरण के बारे में ठीक ठाक चर्चा कर ली है। तो इस वीडियो को अब थोड़ा विराम देते हैं, आगे हम और चर्चा करते रहेंगे, परंतु इसको अभी विराम देते हैं। धन्यवाद।